सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। नून लीग के दिल में फिर एहतजाजी तहरीक की ख्वाहिश मचलने लगी है। मौलाना फजलुर रहमान को फिर सदाएं दी जा रही हैं कि कदम बढ़ाओ मौलाना, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन JUI वाले सोच में पड़े हैं कि वो कदम बढ़ाएं तो माजी की तरह फिर लीगी क़यादत इनसे हाथ ना कर जाए। खबर है कि लंदन से मौलाना फजलुर रहमान फ़ोन करके शहबाज शरीफ ने यह यकीन दहानी कराई है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। नून लीग एहतजाजी तहरीक में भरपूर हिस्सा लेगी, लेकिन इस भरपूर शिरकत पर भी सवाल उठ रहे हैं। शहबाज शरीफ खुद लंदन बैठे रहेंगे तो सेकंड लेयर रहनुमाओं के हमरा कारकुन कैसे बाहर निकलेंगे? सियासत में हलचल मचाने की फिक्र लिए आज नून लीग का वफ्द MQM के दर पर हाजिरी के लिए कराची पहुंचा, लेकिन मीडिया से गुफ्तगू में यह भेद खुला कि दिली मुराद नहीं मिल सकी। सितम यह भी हुआ कि कराची में नून लीग के कारकुनों का इजलास भी बदनज़मी की नजर हो गया। कारकुन शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ ही नारेबाजी करते रहे। दूसरी तरफ सियासत में फिर APC की सदाएं गूंज रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी नारे मार रहे हैं कि पहला धरना क्यों खत्म किया, किसके कहने पर खत्म किया और किन वादों पर खत्म किया, ये मामला सामने लाना पड़ेंगे। सवाल यह है कि अवाम को सड़कों पर लाकर मौलाना फजलुर रहमान ने किससे सौदेबाजी की और क्या अब फिर अपोजिशन की हंडिया में एहतजाजी तहरीक की खिचड़ी पकेगी और इस खिचड़ी से तब्दीली को कोई खतरा है या नहीं? आज नैब में होने वाली एक अहम पेशी और मीडिया बहरान के जिम्मेदार किरदार को भी बेनकाब करेंगे। मेरे साथ हैं असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब। असद खरल साहब, कितने दिन से कह रहा हूं, लेकिन आप दोनों, बाबर साहब भी, आप भी मान ही नहीं रहे कि कुछ होगा कुछ होगा। अब शहबाज शरीफ साहब ने फोन तक कर दिया है मौलाना फजलुर रहमान को और कह रहे हैं अब तो APC बुलाएं, एहतजाज करें, जो फैसला करना है आप कर लें, हम दिलो जान से आपके साथ हैं। जो जो नून लीग का है बंदा आपके साथ खड़ा होगा, शरीक होगा। ये कम था कि MQM से जाकर भी मुलाकात हो गई है, वहां पर भी बातें हुई हैं कि जी ये तो पुराना रिश्ता है हमारा बड़े अरसे से, तो वहां पर भी बड़े अच्छे बयानात तो सामने आए हैं। वो ये नहीं कि मिलने से इनकार किया, तो वो कुछ बनाने की कोशिश है। अब ये ना आप कहें कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला। उसामा साहब, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब ने बड़े अच्छे तरीके से मौलाना साहब को लंदन जाने से रोका है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, लिहाजा वो आपको मिल नहीं सकते, लिहाजा आप पाकिस्तान में आराम फरमाएं। ये फ़ोन का बेसिकली मकसद उनको रोकना था, क्योंकि मौलाना साहब इस ख्वाहिश पे, इस उम्मीद पे कि कहीं वो लंदन पहुंच जाएं और वो नवाज शरीफ साहब के साथ मिलके आगे दावा कर दें कि जनाब मैं आगे तहरीक चलाने को, इसलिए मेरा ख्याल है उनको फ़ोन करने की ज़रूरत महसूस हुई और मौलाना फजलुर रहमान साहब को फिर एक लॉलीपॉप दे दिया उनको, जिस तरह पहले देते रहे। हालांकि मोहन तो एक सुराग से एक बार डसता है, 3 बार नहीं डसता, एक बार डसता है। लेकिन मौलाना साहब के साथ तो 2-3 रिसेंटली हाथ हो चुके हैं। आपने देखा जब वो इस्लामाबाद धरना लेके गए तो उस वक्त भी लाहौर के अंदर भी जो ठाठे मारता समुंदर जो ज्वाइन किया था नून लीग ने, वो भी आपने देख लिया। वहाँ पे इस्लामाबाद में जो नून लीग की क़यादत जितनी ज़्यादा ज़ोरों शोर से वहाँ पे गई, या जो आपने देखा धरने के अंदर पार्टिसिपेशन, वो भी आपको नज़र आ गई। पीपल्स पार्टी ने सिंध से उनको अलविदा कर दिया। तो उसके बावजूद मौलाना साहब जो है वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, या एक खुश फहमी, या एक उम्मीद, एक होप, उम्मीद की किरण मौलाना साहब के लिए। मेरा ख्याल है ये फ़ोन कॉल भी जो है ना, फिर एक दफ़ा वो अपने मसल दिखाने के लिए चल पड़े होंगे। जिस तरह के APC पहले, जिस तरह वो प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार के लिए भागम उन्होंने दौड़ की, वो भी नहीं तो बनी मामला ये है पार्लियामेंट का बायकॉट करने की मौलाना साहब को, ये मैं आपको बता दूं कि चौथी मरतबा आपके साथ फिर सवाए हाथ होने के अलावा और कुछ भी नहीं है। और ये बात तो शहबाज शरीफ साहब ने भी आपको बता दी है कि वो नवाज शरीफ साहब के पास रहेंगे, वो नहीं इसमें तहरीक में शामिल होंगे। मौलाना साहब ने कहा, कह रहे हैं कि बाकी सब आएंगे, दिलो जान से आएंगे, अपोजिशन लीडर जो मर्जी फैसला करे, आपकी बड़ी जरूरत महसूस की जा रही है। तो उन्होंने कहा जी मैं भी भाई साहब की यहाँ पे तीमारदारी कर रहा हूँ, मैं भी नहीं आ रहा, लेकिन मरियम, नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, मरियम साहिबा ज्वाइन नहीं करेंगे आपको। हाँ, बाकी लोग जो है वो अडेलू कट्टे टाइप जो होते हैं, चलें आप वो बेचारे तो शायद आपको ज्वाइन कर ले। आप यानी शहबाज शरीफ साहब ने मशरूत रखी है कि मुतहिदा
नून लीग की बात नहीं जी। की। उन्होंने कहा अगर तमाम यानी अपोजिशन जो सारी जमातें मिलके जी। अगर कोई तहरीक चलाती हैं जी तो हम आ जाएंगे। उसके अंदर हम शामिल हैं। अच्छा। पहले तो मौलाना साहब आप पीपल्स पार्टी की तरफ भागेंगे, फिर बाकी जमातों को जाएंगे, उनको एक पेज पे लाने की कोशिश करेंगे, फिर आपस में अल्टीमेटली क्या होता है, जिस तरह आपको पता है मौलाना साहब बेचारे भागते हैं, कभी जरदारी साहब की तरफ आपको पता है भागते थे, फिर नवाज शरीफ साहब की तरफ भागते थे, उधर से पैगाम लेके इधर आते थे, इधर से लेकर उधर जाते थे, फिर आपस में जब इकट्ठे बिठाते थे तो अचानक से बीच में कोई पंगा खड़ा हो जाता आज था। औरत मार्च के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा ये गैर शरई है और इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, मशरिकी रिवायात के खिलाफ है, ये तो जायज़ ही नहीं है। और औरत मार्च पर बिलावल जो है वो बिल्कुल साथ खड़े थे। तो दोनों में बड़ी डिवाइड है, पता नहीं वो किस तरह से आगे आएंगे। बाबर डोगर साहब, आप भी खरल साहब की तरह अपने उसी मौके पर कायम है, कुछ नहीं होने वाला, इसके बावजूद कि एमकेएम से मुलाकात भी हो गई है, वो बात जो प्लान हमने बताया था कल प्रोग्राम में उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है, कराची फिर गुजरात फिर जनूबी पंजाब। अब अगर चलें, खुद नहीं आ रहे शहबाज शरीफ साहब, अगर पैसों की यकीन जानी करा दें कि मौलाना साहब आप निकलें, इतने करोड़ रुपया मैं ड्यूटी लगा रहा हूं यहाँ पर एमएनए एमपीएस की, वो आपको देंगे और फिर खुद भी हम पहुंचेंगे, आप बुलाएं एपीसी, आप जो भी एहतजाजी तहरीक चलानी है चलाएं, हम दामन पहले जो बकाया उनके पैसे रहते हैं मौलाना साहब से बड़े बुलंदोबाग दावे किए थे, गाड़ियां और पैसे वो दामे दरमे सुखने, वो कह रहे हैं हम अगर आपके साथ जी। पहली बात यह है कि शहबाज शरीफ ने जो उनको फोन किया है उस समय इस दफा उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान, पहले मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे थे कि अंपायर की उंगली उनके साथ है, अंपायर उनको मुस्बत सिग्नल दे रहा है। अब शहबाज शरीफ ने मौलाना की यकीन दहानी कराई है कि अंपायर हमारे साथ मिला हुआ है और की उंगली हमारे साथ है। और उन्होंने एक मैं आपको और बात बता दूं, शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को यह भी कहा है कि जनाब मैं 27 मार्च को आ रहा हूं और 27 मार्च को मैं लाहौर में आकर जलसा भी कर रहा हूं। तो अब पता नहीं अंपायर की उंगली शहबाज शरीफ के साथ है या नहीं है, अंपायर की तरफ से मुस्बत सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन मौलाना जो थे उनको ये यकीन दहानी कराई गई कि इस दफा अंपायर हमारे साथ है। और उसका एक जो सबूत है वो ये था कि देखिए हम अंपायर के कहने पर हम एमकेएम के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अब ये मुलाकात ही रहती है, अंपायर किसके साथ है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तासुर बना रहे हैं कि अंपायर हमारे साथ है, अंपायर की हमें भरपूर सपोर्ट है। और यही बात मौलाना को कन्वे की गई है कि जनाब आप इस गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो, अंपायर हमें सपोर्ट करेगा। और एमकेएम के साथ जो मुलाकात है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और जब मौलाना ने पूछा जी अंपायर आपके साथ है तो आप तो बाहर बैठे हुए हैं, तो उनको बताया गया कि जनाब मैं 27 मार्च को आ रहा हूं। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान को बताया गया कि मैं 27 मार्च को ना सिर्फ आ रहा हूं बल्कि लाहौर में एक जलसा भी कर रहा हूं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन्होंने पार्टी के मेंबर्स को कन्वे किया है कि लाहौर में एक जलसे की तैयारियां करें, डेट नहीं दी थी, लेकिन अब ये डेट दी गई है कि 27 मार्च। अब देखिए कि 27 मार्च को आते हैं या नहीं आते, लेकिन ये तासुर दिया जा रहा है कि अंपायर हमारे साथ है। अच्छा, और अंपायर ये चाह रहा है कि जनाब अब ये डोगर साहब के मौलाना फजलुर रहमान साहब वाला अंपायर तो नहीं जो बाद में पता चला कि वो अंपायर तो था ही नहीं, कोई और बीच में नौसरबाजी हो गई, ये उस तरह का अंपायर तो नहीं है, वेरीफाई कर लिया है मौलाना साहब के साथ। मेरा भी इसके साथ सवाल, एक मिनट बाबर साहब इसके साथ ये कोई और अंपायर है जिसको मौलाना नहीं जानते, क्योंकि मौलाना का अंपायर जो था अगर ये उसके साथ ये मिलकर बात कर रहे होते तो मौलाना को मौलाना का अंपायर बता देता। ये अंपायर कोई और है कि ये लंदन में जो बैठ की खिचड़ियां पकती रही हैं और जो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें होती रही हैं, अब पता नहीं ये कौन सा अंपायर है और किस अंपायर की बात की जा रही है। ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे, ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे वोट को इज्जत दो वाले, ये जो जमहूरियत के लंबरदार है, ये अब अंपायरों की उंगलियों पे इशारों पे चलेंगे। शरीफ उन्होंने ये इसका मतलब है मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब के बयानिए को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब है बड़े भाई नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा के बयानिए को छोटे भाई ने बरादर खुर्द ने तो मुस्तरद कर दिया। वो तो बिल्कुल अंपायर की उंगली के खिलाफ है मरियम साहिबा। और ये क्या हो गया डोगर साहब, ये तो बिल्कुल मामला ही उल्ट हो गया। मैं खैर आपकी बात से 100% एग्री कर रहा हूं, लेकिन तासुर शहबाज शरीफ यही दे रहे हैं
कि अंपायर को उन्होंने अपने साथ मिला लिया, अंपायर को राजी कर लिया और अंपायर उनको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है? अंपायर जो है ना वो हार जोड़ देगा कि भाई मेरी उंगली जो है ना मुझे माफ कर दे, अंपायर हार जोड़ देगा, अंपायर हार जोड़ने पे आ जाएगा, क्योंकि जो अंपायर के साथ हो रही है, कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब अंपायर की उंगली लेके पहुंच जाते हैं, कभी इमरान खान साहब के ऊपर बात आती है, अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा तो मेरा ख्याल अंपायर हार जोड़ देगा, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दे, वो PSL का अंपायर ढूंढे, वो आजकल मैच हो रहा है, मेरे ख्याल उस अंपायर की बात हो रही है उधर से। अच्छा, मैं खैर साहब आपको एक और बात बताऊं, एक नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा जो शहबाज जी के बड़ा करीब है, मेरी आज उससे बात हुई तो उसने मुझे कहा कि जनाब शहबाज शरीफ ने उन्हें कन्वे किया है कि अंपायर जो है उसके कहने पर, अंपायर के इशारे पर MQM से मुलाकात की गई है, अंपायर ने सिग्नल दिया तो हमारा डेलीगेशन जाके MQM से मिला, तो वो तो शहबाज शरीफ तो अब बातें कुछ और कर रहे हैं। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि अंपायर हमारे साथ मिल गया। अच्छा, वाली है और वो ये जो एकदम वर्कर को एक्टिवेट करने की बात हो रही है, पार्टी कन्वेंशन की बात हो रही है, पहले लोग ये पूछे थे कि अंपायर आपसे मिला हुआ है तो फिर आप बाहर क्यों बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तान आए, लीड करें सब कुछ को। अब उसका जवाब ये दिया जा रहा है कि वो 27 मार्च को आ रहे हैं और आपके सारी लाहौर में जलसा करेंगे। अब ये जलसा कहाँ पर होता है ये मुझे नहीं पता, अभी तक कोई खास जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे 1000 से ज्यादा बंदे ना आ सके पूरे, इस तरह की जगह ढूंढ रहे हैं कि थोड़ी जगह हो ताकि लोग खचाखच भरा मैदान हो। नहीं, अब ये भी है, मौलाना साहब मान जाएंगे कि जी अंपायर वाकई अब जो तो बिलावल साहब नाराज हो जाएंगे क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर ये अंपायर के साथ मिले तो वो दूसरी तरफ वो चले। अच्छा, चलिए अंपायर की अब बात करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं जो बिल्कुल अंपायर से भी कुछ आगे, यानी जो फिक्सिंग आप कह लें या जो भी आपने उसको नाम देना है, वो अंपायर को भी बाईपास कर जाते हैं, उससे बाहर से ही गेम चला जाते हैं। खैर, एक खबर जिसका हवाला जनाब असद खरल साहब ने चंद दिन पहले दिया था और उन्होंने कहा था कि केस आने वाला है और वो आ गया है जनाब। आज मीर शकील रहमान साहब की नैब में पेशी हुई और वो पेश भी हुए। 54 कनाल ये कीमती अराजी का मामला है, लीज़ पर उन्होंने ये ली थी और किसने दी? बिल्कुल सही, मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको ये लीज़ पर दे दी थी। अभी मुझे याद आ गया हालिया बयान मुशाहिदुल्लाह साहब का कि जनाब ये मंगते हैं इमरान खान और नवाज शरीफ ने ज़मीन दी थी शौकत खानम के लिए, तो मियां नवाज शरीफ साहब बहुत लोगों को देते रहे ज़मीनें, तो इसमें अंदर की कहानी क्या है, अंदर हुआ क्या? आज लीज का इशू नहीं है, ये गैर कानूनी एक ट्रांजैक्शन है जो बिल्कुल इलीगल है, इसका सर पाँव नहीं है। अच्छा, आज मीर शकील रहमान साहब जनाब उनको वो तो लीज ही कहते हैं ना सर, खरल साहब वो तो ही कहते थे उनको बुलाया गया था 10 बजे के लिए, पाबंद किया गया था। अच्छा, तो मसूफ पहुंचे 3:05 नैब लाहौर ऑफिस जो ठोकर न्याज बेग, और तकरीबन 4:45 तक नैब लाहौर के दफ्तर में रहे। मीर शकील रहमान साहब दफ्तर ये पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने जो घबराए थे, काफ़ी दफ़ा उन्होंने पानी पिया। नैब के लोगों को इस हद तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ज़्यादा वो परेशान होंगे कि जो लोगों की खबरें लेते हैं या लोगों की खबरें देते हैं कि उनके बारे में जब उनसे सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू किया जाएगा तो इस हद तक घबरा जाएंगे। एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, कई मरतबा उन्होंने पानी पिया। ये आपने अखबार में, ये चैनल में ज़रूर अगर वो चाहें तो रिपोर्ट कर सकते हैं जो आज का रुदात थी, क्योंकि सारी बातें अपने अखबार और चैनल हैं उनके, और इसको अगर कोई इसमें अगर मैं गलत बयानी को कर रहा हूँ तो वो हमारा चैनल हाजिर है, हमारा प्रोग्राम हाजिर है, इसमें आके अपनी वो पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं कि जनाब ऐसे नहीं हुआ था, वहाँ पे ऐसे हुआ था, क्योंकि इस तरह का माशाल्लाह उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जारी बात है कि मीडिया के मालकान है तो उनका इतना तो हक बनता है हर जिसके बारे में आप बात करें। अच्छा, बार बार पानी मांगा गया, फिर उन्होंने कहा कि ये चीज़ें आपने लेके आनी थी, तो उन्होंने कहा जी सबसे पहले उन्होंने सवाल किया कि मालिक इसका किससे लिया आपने? उसने कहा जी मालिक से लिया। तो उन्होंने कहा मालिक किधर रहता है? कहते हैं शेहूपुरा, कसूर, जड़ावाला, मुझे याद नहीं, और भी 1-2 जगह के नाम लिए। तो ये सवाल उनका जवाब था। फिर उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो ट्रांजैक्शन हुई या जो आपके सवाल मुख्तलिफ जो सवालों का सिलसिला शुरू हुआ, तो पहले तो उन्होंने कहा जी मुझे आप ना इस तरह करें कि टाइप करके दे दें चीज़ें। तो उन्होंने कहा ये ले कागज़ और ये ले पेंसिल, आप लोगों की बड़ी खबरें लगाते हैं। ये तो खैर उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, डिसेंट तरीके से, 4-5 लोग थे नैब के, तो बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से उन्होंने बिठाया। उनके साथ 2 बच्चे भी थे।
बहरहाल साहब के उस पर हमें नहीं जाते, सारी बात है कि होती है अफिलिएशन होती है और वो उनको फिर अलहदा बिठाना पड़ा, वो कह रहे थे हमने साथ बैठना। अच्छा, तो बहरहाल तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट ये सिलसिला रहा। वॉशरूम भी सारी बात है, बंदा आता जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है, नॉर्मल एक चीज़ है। लेकिन बहरहाल पानी काफ़ी ज़्यादा सारी बात है उन्होंने पिया और सवालों के जवाब नहीं उनको बन पा रहे थे। हाँ, ये फिर उन्होंने सवाल पूछा कि इसका कंप्लेनेंट कौन है, तो जो कंप्लेनेंट के हवाले से काफ़ी उन्होंने सलवातें वगैरह भी वहाँ पे कौन है जो मेरे खिलाफ दरखास्त लाया? अच्छी उन्होंने खैर खाई और अच्छे जुमले जो है वो भी अदा किए। और ARY न्यूज़ चैनल जो है उसके हवाले से भी काफ़ी, यानी वो लग ये रहा था कि जिस तरह के वो अपने केस का दिफा करने के बजाय मुख्तलिफ लोगों के ऊपर को दरखास्त देने गए हुए हैं नैब में, यानी इस तरह का मंजर उन्होंने पेश करने की मेरे खिलाफ ये जाली दरखास्तें, हाँ, तो उन्होंने कहा जी हाँ जी मैंने जुर्माने कराया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया और ये बाज नहीं आएंगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तो दरखास्त गुजार कौन है वो भी मुझे पता है। नैब ने कहा जी हम तो NAO के तहत किसी भी कंप्लेंट का नाम बताने के पाबंद नहीं है, नहीं बता सकते। और दूसरा बात ये है कि आप दरखास्त को छोड़े, ये फाइल है, ये सारे कागज़ हैं, तो आप इसका जवाब दें, सवाल जो हम पूछ रहे हैं उसका आप जवाब दें। तो उनसे कोई जवाब बन नहीं पा रहा था, यानी 1 घंटा 40 मिनट में अपना डिफेंस देने में मेरा ख्याल है बुरी तरह वो नाकाम हुए। आपको क्या ज़रा बताते हैं जिस तरीके से वो बुखलाए थे, जिस तरीके से वो बुखलाए थे, परेशान थे, घबराए थे, उनसे लिखा नहीं जा रहा था, उनके सवालों के जवाब नहीं आ रहे थे। तो अब 12 मार्च को दोबारा बरोज़ जुमेरात इसी रोज़ इसी दिन दोबारा नैब ने उनका कहा आप दोबारा ज़रा तशरीफ़ लाएँ और जो हमने सवाल आपसे किए हैं, जो चीज़ें हमारी इंक्वायरी के दौरान, और आपको तो मौका दिया है, तो बहरहाल उनको ये एक्सपेक्ट शायद नहीं कर रहे थे। उन्होंने समझा कि मैं जनाब जाके नैब को, जिस तरह चूँकि मैं मीडिया मालिक हूँ तो मैं जो कहूँगा वो मान लेंगे। बहरहाल आज उनको बड़े एक अच्छे एक खुशगवार एक माहौल दोबारा भी बुलाया गया है, उनके जो 7 बच्चे थे उनको चाय वगैरह भी पिलाई गई, उनको भी चाय का कप पेश दोबारा भी पानी उनको, यानी जो है वहाँ पे दोबारा जब भी उन्होंने मांगा है पानी उनको मिला है पानी। अच्छा, नहीं ऐसी बात नहीं है, इनको दोबारा भी बुलाया जा सकता है, दोबारा बुलाया जा रहा है। जो दोबारा नैब ने उनको दोबारा वहाँ पे कहा है कि आप दोबारा 12 मार्च को, चूंकि आप किसी सवाल का जवाब तसल्ली बख्श नहीं दे सके, तो आप ले जो भी सवाल अभी आपको पता चल गया है सारी चीज़ों का, इनके डॉक्यूमेंट्स, तो जो चीज़ें आपकी हैं बहुत सारी एनॉमलीज है। ये कोई और ज़मीन है वही है जो ये बेचना चाह रहे हैं? हाँ जी, ये वही ज़मीन है जो नहर के ऊपर है, 54 कनाल से ज़ायदा है, उसमें 2 माशाल्लाह जो बड़े बड़े बाज़ार हैं, गलियाँ, वो भी बीच में उन्होंने डाल ली हैं। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर किस तरह बिजली लगवाई गई, गैस किस तरह लगी, इसमें डेडिकेटेड जो सारा मामला हुआ, फिर बिजली, पानी, सीवरेज, सड़कें, तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। फिर बैंक से जो लोन लिया गया, इसको प्लेज किस तरह कराया गया, ये ट्रांजैक्शन किस तरह हुई, जो लोग जिन्होंने ट्रांजैक्शन की मौजा नियाज बेग से यहाँ पे 81 के अंदर जो एक्विजिशन होती है, 86 में वो इंतकाल किस तरह, हाकम और हदायत कौन है, तो ये बड़ा एक लंबी कहानी है, इसका अब सर पाँव नहीं है। वो घबराए हुए थे, वो परेशान थे, लेकिन वो इस हद तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि आज बड़े पोले पोले चले देख लेते हैं, आज नैब के अफसरान को दिल में वो खुश भी हो रहे होंगे कि ये तो बड़े भोले या सादा है, लेकिन उनको ये नहीं पता। बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है नैब की भी कारकर्दगी देखते हुए कि इस केस का कुछ हो सकेगा? और ये केस तो काफ़ी एक तरह से पुराना है, 1986 का, और अब आकर नैब इसमें कोई कारकर्दगी दिखा सकेगा, कुछ कर सकेगा? उसामा साहब, क्लियर केस है, बड़ा क्लियर केस है। मैं 15 साल द न्यूज अखबार में मैंने गुजारे हैं। उन 15 सालों में ये मैं रोजाना कहानी सुना करता था। वहाँ पे CBI यूनियन थी कि किस तरह से उन्होंने बड़ी मुश्किल से जनरल ज़िया जो थे उन तक अप्रोच किया, और जनरल ज़िया ने उस वक्त के वज़ीर आला से कहा कि जनाब के उन वर्कर्स को ये 57 कनाल अराजी दी जाए ताकि वो वहाँ पर अपने घर बना सकें। और किस तरह से मियाँ उस वक्त शकीलुर रहमान ने उस वक्त नवाज शरीफ से मिलकर, जो चेयरमैन थे LDA के भी, ये सारी जमीन उन वर्कर से हथिया ली और इस पर अपना ज़ाती घर बना लिया। तो ये तो शकीलुर रहमान कहते कि मैंने किसी और बंदे से खरीदी, झूठ बोलना इनकी आदत है। अदरवाइज आप जंग ग्रुप में चले जाएं, 80s 90s के जितने भी मुलाजमीन है वो हर एक के पास हर एक आपको ओपनली बताएगा। नैब को चाहिए कि वहां पर बुलाएं लोगों को जंग ग्रुप से, सारे बुलाएं जो 80s में और 90s में वहां पर काम कर रहे थे, वो आपको आकर इनको बताएंगे।
कि जनाब किस तरह से ये जमीन हथियाई गई, किन किन तरीकों डॉक्टर से साहब, हथियाई ये गई तो और इंक्वायरी ओपन है, कोई भी बंदा जो विक्टिम है, जो आप समझते हैं, जो रेलेवेंट बंदा है, कंसर्न है, वो बता बाबर सकता साहब, है। हमें बताया, नैब को बता ये अब मीडिया की आजादी पर हमला करार दिया जाएगा, ये आप सोच रहे हैं। हालांकि और अब आपने खबरें लगेंगी अखबार नैब में के उन्होंने ये खिलाफ। खबर लगाई थी, नैब का जब नोटिस मिला था तो उन्होंने कहा आजादी सहाफत पर एक और हमला हो गया है। देखा यानी मैंने आप आजादी एक अरबों रुपए की हमला, जमीन हथियाते हैं। ये जंग ग्रुप के गरीब मुलाजमीन के हकूक पर, उनकी उम्र भर की कमाई पर हमला था, उनकी प्रॉपर्टी पर हमला था, उनके प्लॉटों पर हमला था। सरल साहब, ये तो नया बेताशा लोग हैं जो आने को तैयार है। बाबर 6 साहब, महीने से वहां पर नहीं, सैलरी अब नहीं मिल रही, क्यों? वो आकर बताएंगे नैब को कि किस तरह से ये देखिए, वहां पे उन्होंने जो क्या है। कहानी साल बनाई क्या है, होता डॉक्टर रहा? साहब, नया कहानी- इदारा बने भी कितने दहाइयां हो कहानी गई, जो बनाई है 20-25 वो साल। है हाकिम अली और हिदायत अली से कि 180 कनाल नियाज बेग से इधर आ गई 86 में, और उसके बाद जनाब आगे 86 से वो करन खामोश साहब, रहे, इतने और अरसा- 2016 तक वो पुरस्कार खामोशी 30 रही, बीच में पैडिंग होती रही। उसके 30 बाद सालों 2016 में 30 सालों में अचानक से सारी उन्होंने अपने नाम हुकूमतों वाले को जब हाकिम सब अली नैब को करने वाले इन्होंने हो कंट्रोल गए, किए रखा था। बीमार हो गए, अच्छा। तो वहां पे जनाब ये खाते फिट होते रहे, और उस फाइल के करन साहब, अंदर क्या 30 साल इन्होंने सबको क्या कंट्रोल रखा हुआ था कि कोई इससे पहले कोई खाता ही नहीं खोल सका? देखिए 30 साल हो, या अब देखिए ये टैक्स टीटियां के जितनी केस अलग निकली है, हैं, वो मैं जरदारी मानता हूं, वो साहब भी के जो स्टे पर फेक है। अकाउंट निकले हैं, तो ये तो नून लीग की हुकूमत से इंक्वायरी चल रही थी, और निसार ये सारे हिंट दे चुके थे। इस तरह शरीफ फैमिली के जो मामले है, उदेबिया पेपर 90 से शुरू हो रहा है मामला, अब आगे 2019-20 में पकड़े गए। मामला ये नहीं है, जो चोरी है, जो डाका है, जो गलत काम है, एक कत्ल अगर 30 साल या 40 साल पहले छुपा रहता है, तो जब वो पकड़ा जाता है मुलजम, तो ये नहीं कह सकता क्योंकि पुरानी 50 साल बात है, ये वारदात है। ब्रेक का वक्त तो हो जाएगा। मामला ये बाबर है कि साहब, ये जो खाते हैं, ये जो चीजें हैं, 10 जो सेकंड 2 है। नंबरी है, ये ठीक नहीं हो सकती। इतना अरसा कैसे दबा लिया गलत केस? चीज गलत है और वो गलत ही रहेगी। बाबर साहब, इतना अरसा कैसे लग गया? देखें, ये मीडिया गॉडफादर थे, ये हुकूमतें बनाते और ये क्या हुकूमतों को मतलब अभी भी तोड़ते हैं थे। डोगर साहब, आप ये- किस तरह की बात कर ये रहे हैं? इतने पावरफुल थे कि इन पे कोई हाथ ही नहीं डाल सकता था। ठीक है। अब उन पे हाथ डाला गया है, अब उनको बुलाया गया है, अब देखेंगे उनको मालिक का नाम ही याद नहीं है। एक बंदा 57 कनाल अराजी उसने हड़प की गरीब लोगों की, तो वो कह रहा है मैंने किसी बंदे से खरीदी है, और कभी वो कहते हैं वो शेवपुरे से, वो कहते हैं जड़ा वालों से। ना वो जड़ा वाला थे, ना वो शेवपुरे से है। जिस बंदे ने हड़प करने में, अराजी हड़प करने में इनकी मदद की, वो लंदन में एवेन्यू फ्लैट्स में बैठा हुआ है, जिसको ये सपोर्ट करते रहे हैं, जिसके जरिए से इन्होंने अरबों रुपए के इश्तेहारात कमाए हैं। सरल साहब आपको असल कहानी बताएंगे कि जिसने किस तरह से नवाज शरीफ जो थे, इन्होंने वो अराजी जो जंग के गरीब मुलाजमीन को जानी थी, जो वर्कर्स को जानी थी, और उनके घर ब्रेक का पर वक्त हो गया है, लेकिन मुझे ये भी नहीं समझ आ रही कि उनको क्यों नहीं पता था कि उनको किस लिए बुलाया गया है। तो उसमें जाहिर है उनके पास सब डॉक्यूमेंट्स है, उसमें होगा कि किससे लिया, कब पता लिया। सारा ही था, वो चल- सिर्फ चाह रहे थे कि नैब को चेक करें कि नैब क्या ब्रेक पूछना चाह रहे हैं। ब्रेक का वक्त है और कराची में फिर एक सानिया पेश आया है। मैं फिर ये कहूँगा कि ये हादसा नहीं, ये कत्ल है। 11 अफराद बताया जा रहा है कि जाँ बाक हो गए हैं। एक और बिल्डिंग गिर गई है कराची में, और 20-30 साल जिनकी हुकूमत रही है उनको इस पर जवाब देना चाहिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। कराची में एक और इमारत गिर गई। बताया जा रहा है 5 मंजिल इमारत थी और 6ठी मंजिल इस पर बनाई जा रही थी, अचानक गिर गई। अब तक की इतलात ये हैं 11 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं, 25 ज़ख्मी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। और अब आप सुनिए, वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया है, नोटिस ले लिया है उन्होंने फौरी तौर पर इसका, और रिपोर्ट तलब कर ली है कि ये कानूनी थी, गैर कानूनी थी, किस तरह बनाई, क्या किया, कैसे हो गया। कमाल कर दिया है वज़ीर आला ने, मुराद अली शाह साहब ने। और ये उसी तरह उन्होंने कमाल किया है कि अभी हाल ही में दिसंबर में भी एक बिल्डिंग गिरी थी। खुशकिस्मती ये कि उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। तो ये मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये उससे पहले जिस तरह के वाक़यात हुए उनमें ये सबसे बड़ा वाक़या है। उससे चंद माह पहले भी इसी तरह से कोई बिल्डिंग गिर गई, तो ये मामूल सा बन गया है। और सुप्रीम कोर्ट जब नोटिस लेती है तो उसके बाद फिर ये कहते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ये क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकती, गैर कानूनी तामीरात का नहीं पूछ सकती। असद खरल साहब, अब ये जो लोग जाँ बाक हो गए हैं, उसके बाद आप नोटिस ले रही है ये हुकूमत, उसमें पता चल रहा है कि जी 20 साल पहले बिल्डिंग बनी, गैर कानूनी तौर पर बनी,
और उसके बाद इस पर मंजिलें बनती चली जा रही हैं। कौन जिम्मेदार है? उसके बाद कहते हैं जी हमने उसको मुअत्तल कर दिया जो इलाके का फला बंदा था, चाहे वो अभी साल पहले आया हो, और वो भी करप्ट होगा, मैं ये नहीं कहता। उसामा साहब देर आए दुरुस्त आए। अभी तो 11 लोग जो जाम बाक हुए, 11 खानदान या एक खानदान या 2 खानदान या 4 खानदान, कितने लोग उससे मुतासर खानदान होंगे? मुझे ये बताएं, क्या ये आखिरी गैर कानूनी तमीरात है कराची के अंदर? क्या सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं बिल्डिंगें? क्या सीएम को नहीं पता कि इस हुकूमत में, ये इससे पहले की हुकूमत ने किस इदारों ने मिलकर मंजूर कादिर काका भूल गए हैं जो 50 अरब का नैब का मुलजम भगौड़ा है, वो किसका कार खास था? अभी जो जफर एहसन जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, वो किसका कार खास और फ्रंटमैन था? अभी सुहेल खान बाबू जो है एमडीए, जो डिफेक्टो एमडीए है, वो किसका है? जमीन हिल गई थी, अभी जमहूरियत पर हमला हो गया, ये आईन की पामाली हो गई है। जो जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में रेंजर्स गई, जब रिकॉर्ड कब्जे में लिया, तो मामला चाइना कटिंग जब हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट जो गैर कानूनी और कसीरुल मंजला जो इमारतें हैं उनको गिराने के हवाले से जो अहकाम जारी कर रही है, क्या वज़ीर अल्लाह को नहीं पता कि ये सारा कुछ हो रहा है? चाइना कटिंग कायदे आज़म के मिजाज जो बानी पाकिस्तान के, आपने तो उसको भी नहीं छोड़ा। उसके सामने फ्लाईओवर बना के उसके सामने आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 2 एकड़ खड़ी कर दी है। कॉस्मोपॉलिटन जो वो सोसाइटी है वो उसके साथ मिली भगत है। जो कायदे आज़म की जो अपनी कमेटी है वो मिली हुई है। नैब उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा? खैर सब नोटिस दिया है, ये बिलावल को इंसानी हुकूक का बहुत ख्याल है। इस नोटिस से 11 लोग कीमती जाने वापस आ सकती हैं। क्या आने वाले जो वक्तों के अंदर जो हजारों और सैकड़ों जो गैर कानूनी तमीरात है, जो 6-6, 8-8, 10-10 मंजिला गैर कानूनी तमीरात बनी हुई हैं, जहाँ पे स्टैंडर्ड है ना उसकी तामीर की इजाजत है, वहां पे अगर लगते हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज के बाद अगर कोई बिल्डिंग गिरती है तो मेरा ख्याल है रिस्पॉन्सिबल सीएम जो है उसके ऊपर पर्चा होना बाबर साहब मुझे बताएं, वरना आज के बाद जितनी बिल्डिंगें हैं, क्या इनके पास सब डाटा नहीं है? क्या इनके पास हुकूमत नहीं है? शहरी हुकूमत जो मेयर है वो कहां सोया हुआ है? केएमसी, आपका एमडीए, आपका लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपका जनाब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, आपका केडीए, ये सारे महकमे कहां सोए हुए हैं? ये इंतजामिया कहां सोई हुई है? सबको पता है, लेकिन सबके हाथ रंगे हुए हैं करप्शन से। सब अपने इसे लेके खामोश बैठे, बड़ा शख्स वहां पर पहुंचेगा, बंदी हुई है, सारा मीडिया उसको फोकस करेगा। ना ये मैयतें आप देख सकेंगे, ना जनाजे देख सकेंगे, जो लोग जख्मी हो गए, हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर इसी तरह यही टाइम होगा, यही प्रोग्राम होगा, नजर नहीं हम एक और नोआ पढ़ रहे होंगे। लेकिन क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि जो पीछे गलत हो गया आइंदा ना हो, आइंदा कीमती जान का ज़िया ना हो? बाबर डोगर साहब, आप मुझे दिल पर हाथ रख के बताएं कि आप कह सकते हैं कि अब ये नोटिस ले लिया है वज़ीर आला सिंध ने, अब चले पिछला छोड़ दें और इसके बाद हम ये कह दें कि हाँ जी अब ये गैर कानूनी तामीर नहीं होगी, या आज भी आप पैसे दे दें और किसी एमपी एमएनए को साथ मिला लें तो आज भी आप इस तरह गैर कानूनी तामीर करके और नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करके वहाँ गरीबों को बेच के और रफू चक्कर हो सकते हैं? आज भी ये काम हो सकता है। और क्या ये हादसा है या ये कत्ल है? उसामा साहब, जिस तरह से खरल साहब बात कर रहे हैं, बिलावल साहब यहाँ पर लाहौर में बैठे हुए हैं बैरिया टाउन में, और यहाँ से वो पूरा पंजाब फतह करने के लिए निकले हुए हैं, और पीछे घर के हालात ये हैं कि वहाँ पर अंधाधुंध पैसे लेके जनाब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, बिल्डिंग धड़ाधड़ बन रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही कि जो बिल्डिंग गिरानी है वो ये गिरा नहीं पा रहे, और वहां पर हालात ये है कि मुझे हैरानगी है कि मुराद अली शाह अभी ये कह रहे कि अभी ये पता करना है कि ये बिल्डिंग कानूनी थी कि गैर कानूनी, यानी कि यही नहीं पता है इन लोगों को कि ये बिल्डिंग की जो तामीर हो रही थी कानूनी थी या गैर कानूनी थी। तो एक्शन क्या लेना है? सर मैं बताता हूं, अगर तो इसके पैसे, अगर तो इसके बनाने पर करप्शन जो हुई वो मुतलका हुकाम तक करप्शन पहुंची तो ये कानूनी थी। अगर हुकूमत को ये पहुंची थी, कर्ता धर्ताओं को पैसे पहुंचे हुए थे तो फिर कानूनी थी। अगर उनको पैसे रिश्वत नहीं पहुंची हुई थी तो फिर ये गैर कानूनी थी। इसका डोगर साहब हाल ऐसा ही है जैसे अजीज मेमन कत्ल हुआ, साफी दिन दिहाड़े पूरी दुनिया ने देखा, चश्मे फलक ने देखा, गले में थी, नहर से उसकी लाश बरामद हुई, घर से वो कवरेज के लिए गया, उसके गले में तार माइक की लिपटी हुई थी और वो बयान दे चुका है, लाश बरामद हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं हुई थी। एसएचओ ने पहले बयान दे दिया था कि उसको तिब्बी मौत हुई है। वो भागता रहा, पनाह लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचा, भीख मांगता रहा। उसका कसूर यह था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जलसे पे जिन खवातीन और लोगों से 2000 का वादा किया, उनको 500 और 200 लिए,
उनके बयान उसने दिखाए थे और उस पर जिंदगी तंग कर दी गई, वो कत्ल हो गया। आप मुझे बताएं, मुबैना जो कातिल है जिनकी हुकूमत है उस सूबे में, क्या उनकी पुलिस से इंसाफ की तवक्को करेंगे? आपको पता है, अब ट्वीट जो आ जाएगा। SHO पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही बयान दाग देता है मौके पे ही कि जनाब उसकी कैसी तिब्बी मौत है कि वो बंदा मरा, उसके गले में तार लिपेट ली, मरने के बाद फिर वो रिसक के नहर में चला गया, वो खुद ही नहर में चला गया, नहर के अंदर दाखिल हो गया खुद ही। मुझे ये बताएं, कुछ दुनिया इस चीज को मानती है? इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ट्वीट तो कर रहे हैं, सर ये बिल्डिंग वजारत दाखिला है, JIT बनाए, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन ले, सिंध हाई कोर्ट एक्शन ले, आप JIT बनाए, इंटेलिजेंस इदारों को शामिल करें, सिंध पुलिस को भी शामिल करें। साहब आप बिलावल के जुमले याद रखें कि ये आपने पीपल्स पार्टी का साथ देना है, क्योंकि वो हर तरह से साफियों की आजादी की बात करते हैं, सेंसरशिप की बात करते हैं। फिर ट्वीट आ जाएगा बिलावल का कि आपको बाकी सूबे नजर नहीं आते। क्यों बाबर साहब? वो कहेंगे जी आपको बाकी सूबे नहीं नजर आते, सिर्फ यहाँ पर बिल्डिंग गिरती है, सिर्फ यहाँ पर आपको नजर आता है कि जनाब यहाँ पर कुत्तों के काटने से बच्चे मर रहे हैं, सिर्फ यहीं पर नजर आता है आपको? ये सवाल होने लगा। उसामा साहब, बिलावल साहब से जब ये सवाल पूछा गया था अजीज मेमन का कि उनकी हलाकत किस तरह से हुई, तो उन्होंने कहा इसका जवाब तो मैं सिर्फ ये दे सकता हूँ कि मैंने उनको कत्ल नहीं किया। ठीक है बिलावल साहब, सिंध में पार्टी की गवर्नमेंट है। आप ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक चूँकि टाइम कम रह जाएगा, एक बहुत अहम खबर हमारे पास है। किस तरह से 2 नंबरी और फ्रॉड और ठग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और कोई इदारा उस पर उस तरह से नोटिस नहीं लेता और आम लोगों को लूटा जा रहा है, टैक्स चोरी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उस पर बात भी इसके बाद करेंगे। असद करल साहब, ये इस तरह से ठगी की जाती है और फ्रॉड किया जाता है कि बिल्कुल आप ऐसे लगे कि ये कानूनी तौर पर है। उसमें से आपने कमीशन भी रख ली, उसके बाद जनाब कौमी ख़जाने को भी आप लूट रहे हैं, टैक्स एविजन भी कर रहे हैं, कई कंपनियां बनाई हुई हैं, वही चक्कर, वो बेनामी कंपनियां, उनको कहेंगे कि एक कंपनी के नीचे और कंपनियां हैं जनाब, उनमें वो पैसा तकसीम हो रहा है ताकि टैक्स ही ना देना पड़े। तो ये इतने तेज़ होते हैं कि ना FBI, FIA, NAB इनकी नज़रों से ओझल होने के लिए ये सब काम किए जाते हैं। देखिए उसामा साहब, ये सबूत जो है ना, ये सिर्फ आज थोड़े से सबूत मैं आपको दिखा रहा हूँ, और भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। और भी इस पे करेंगे, आप बताएंगे। ये FBR के और जिगर रिटर्न और सारी जो कंपनीज की डिटेल्स हैं, मुझे ये बताएं कि ये जो मौसूफ हैं, ये रेहान मर्चेंट साहब हैं, जिस तरीके से ये एक मुकद्दस काम है, एक बिजनेस है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से एक कंपनी के नीचे मुख्तलिफ डमी कंपनीज बनाई गई हैं और फिर किस तरह पैसा लूटा जाता है, जिस तरह क्लाइंट्स को धोखा दिया जाता है, जिस तरह करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है कौमी खजाने को, जाली कंपनियां, डमी कंपनीज बना के बेनामी जिस तरह एक अकाउंट चलाए जाते हैं, फिर SCCP के अंदर क्या घपले हो रहे हैं, FBR के अंदर किस तरह जालसाजियाँ की जा रही हैं और क्लाइंट्स के साथ किस तरह धोखा दिया जा रहा है। ये मामला जो है ये NAB के प्रीव्यू में भी आता है, ये FIA के प्रीव्यू में भी आता है, और ये 420 का केस है। 420 इसमें लगती है, PPC की सेक्शन है, 468 है। ये देखें ना आप, ये पेपर है, ये दस्तावेज कायदा, इनके फ्रॉडों की बड़ी माशाल्लाह एक लंबी चौड़ी तो तफसीलात है इसकी बहुत ज़्यादा। तो मामला ये है कि ये जो चीज़ें आ रही हैं सामने, ये मौसूफ जो हैं, ये ऐसे नहीं है कि अब आप बच नहीं सके, आप साहब के शिकंजे से नहीं बच सकते, उसकी गिरफ्त से नहीं बच सकते, क्योंकि ये 420, 468, 471 का केस है। ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस की जो है सेक्शन, वो भी आपके ऊपर अट्रैक्ट करती है। ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये एक आपके ऊपर चीटिंग पब्लिक एट लार्ज जो है वो भी NAB की सेक्शन है, वो भी आपके ऊपर अट्रैक्ट करती है, और ये जो FBR है उसके कवानीन जो है वो भी आपके ऊपर अट्रैक्ट करते हैं। SCCP जो है वो आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर सकती है। तो हमने देखना ये है कि ये सारी चीज़ें तो अभी हमने जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग है, आज हम सामने लाए हैं। अब हम इम्तिहान देखेंगे कि क्या अब ये सारी जो चीज़ें लाए हैं सामने, क्या इसके बाद ये चीटिंग पब्लिक एट लार्ज का केस भी है, कोई भी जो जिनसे क्लाइंट से धोखा हुआ है वो अगर NAB में दरखास्त देंगे, NAB पाबंद है इनके खिलाफ प्रोसीड करने का। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, स्विंडलिंग है, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज है, ये जो सारी जो मामलात हुए हैं 420, 68 है, एक्सचेकर को जो नुकसान पहुंचाया गया है, अब क्या इसके ऊपर NAB के चेयरमैन जो है वो एक्शन लेंगे? क्या SCCP के जो चेयरमैन है वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे? क्या DG FIA जो है इसके ऊपर एक्शन लेंगे? और क्या जो भी हमारे मुल्क के जो कवानीन है, क्या इतना बाअसर शख्स है कि इसके खिलाफ कोई कवानीन हरकत में नहीं आते? क्योंकि इदारों के अंदर भी कुछ सारे लोग अच्छे नहीं, बुरे नहीं हैं, लेकिन कुछ ज़रूर काली बेड़े हैं, और अगर इसके खिलाफ एक्शन नहीं होता
तो वो जो काली भेड़े हैं जो जिनके साथ बिली बग से कनाइमस विद ईच अदर होता है, और जब कनाइमस विद ईच अदर अगर होता है तो उसमें 5-2-47 भी सेक्शन लगेगी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की, तो वो FIA 420/68 और 5-2-47 भी इसके ऊपर अट्रैक्ट करती है। इस तरह SCCP जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जारी है इसके खिलाफ कर सकती है, FBR जो है वो प्रोसीड कर सकता है। तो मामला ये है कि क्या आम जो लोग हैं, थोड़ा बहुत अगर कोई फ्रॉड करता है उसके ऊपर तो पुलिस भी हरकत में आ जाती है, FIA आ जाती है, नैब आ जाता है, और मैदान में SCCP आ जाती है। क्या ये बंदा जो है जिसने करोड़ों अरबों रुपए के फ्रॉड किए हुए हैं, जिसने एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया है, जो क्लाइंट्स को जो उनको धोखा दे रहा है, और एक ऐसा शोबा, एक एडवर्टाइजिंग जो इदारा एजेंसी है, बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर एडवर्टाइजर हैं, हेल्दी कंपटीशन करके आप पैसा कमाएं, और जो आपका कमीशन है फिर आगे मुख्तलिफ सबलेट कंपनीज की हुई हैं, यानी मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी से जो पैसा मिलता है वो आगे उनसे ज्यादा इकट्ठे पैसे लेकर क्लाइंट से ज्यादा पैसे ले लिए, फिर बाद में हिसाब किया, उसको इश्तिहारों की कीमतें कम और ज्यादा करके। तो हर तरीके से मसला ये है कि अगर जिसको पैसे मिलते हैं, जो देते हैं, आपका जितना शेयर है उससे ज्यादा अगर आप लेंगे तो वो फ्रॉड है, और जितना ज्यादा आपने लिया है वो आपसे वापस इंशाल्लाह वो निकलवाएंगे। और जब तक नहीं निकलेगा आपके बारे में हम ये बैठेंगे नहीं आराम से, आप इदारों में जाएंगे, आपसे जितना आपने लूटा हुआ माल है, जो आपने फ्रॉड किए हैं, जो आपने नौसरबाजियां जालसाजियां की हैं, उसके ऊपर बिल्कुल आपको स्पेयर नहीं किया जाएगा। अच्छा बाबर डोगर साहब, दो तरह की चीजें, एक तो एक प्राइवेट क्लाइंट को आप धोखा दे रहे हैं, इस चीज में नजर आ रहा है कि उनसे आप पीछे से ले लिया बल्क डिस्काउंट, लेकिन आगे उसका लोगों को फायदा नहीं दे रहे, अब उनको पता नहीं है, और वो सारा 1+2 ऐड की पॉलिसी भी होती है जिस तरह के, यानी एक के साथ 2 फ्री या 2 के साथ 1 फ्री, तो वो भी अगर पास होना आप नहीं कर रहे तो वो भी आप फ्रॉड कर रहे हैं। और दूसरा ये कि फिर आप FBR हो, यानी टैक्स एवेजन कह लें, टैक्स चोरी उसको कहें, उसमें आप कंसीलमेंट कर रहे हैं, कंसीलमेंट कर रहे हैं ना, जालसाजी और झूठ दोनों तरह से। वो डिस्काउंट आपने लिया, अपनी जेब में डाल लिया, और वो शो भी नहीं कर रहे, वो शायद आप दिखा देंगे जी क्लाइंट को पहुंच गया है, उसको हमने दे दिया है, लेकिन अपनी जेब में डाल लिया। तो ये हमारे इर्द गिर्द ये लोग मौजूद हैं, लेकिन कहते हैं जी व्हाइट कॉलर क्राइम है, इसको पकड़ने में बड़ा मुश्किल होता है। अब ये जिस तरह असद खलील साहब ने कहा कि FBR भी है, FIA है, नैब है, जो क्राइम है वो इन तीनों के प्रीव्यू में आता है, तीनों इदारे, कम से कम ये 3 इदारे कार्रवाई कर सकते हैं। उसामा साहब, ये काली भेड़े हैं, ये व्हाइट कलर क्राइम है जिसकी डिटेक्शन खलील साहब ने बिल्कुल सही कहा। FIA और उसके बाद FBR और उसके बाद नैब, तीनों की डोमेन में ये क्राइम आता है। एक तो पहली बात तो ये कि ये रेहान वाटिद साहब जो है, ये सबसे पहले तो अपने मनपसंद जो अदारे हैं वे सिर्फ उन्हीं को देते हैं, उन्हीं लोगों को बिजनेस देते हैं जो इनके मनपसंद है, और अंदाजा लगा ले कि जिनको ये बिजनेस दे रहे हैं उनको भी नहीं बख्श रहे, पहले पीछे से ये बल्क डिस्काउंट ले लेते हैं, और आगे जो क्लाइंट है उनको वो बल्क डिस्काउंट दे ही नहीं रहे, उनको भी चीट कर रहे हैं, उनके साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने आगे कई डमी कंपनियां बनाई हुई हैं जिनके जरिए से ये अरबों रुपए का, लाखों का नहीं, करोड़ों रुपए का नहीं, अरबों रुपए के घपले हैं, अरबों रुपए के ये टैक्स जो है वो चोरी कर रहे हैं, और वो जो है वो खाई जा रहे हैं, और सबके सामने दिखा रहे हैं पैसा, और कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। FBR जो है, एक तरफ गवर्नमेंट जो है उसकी ये पॉलिसी है कि जी FBR जो है वो बड़े बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालेगा, ये करेगा, वो करेगा। सबसे बड़ा टेस्ट के जो है ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी है। FBR जो है इनसे इनके खाते में घुआए, इनको सारा चेक करे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमने इस प्रोग्राम में सारे सबूत सामने रख दिए हैं, सारी चीजें सामने रख दी है। आने वाले प्रोग्राम में लेकिन डोगर साहब जो रिप्यूटेबल फर्म्स है, जो रिप्यूटेबल फर्म्स हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, अच्छी साख वाली कंपनीज है, ऐसे क्रिमिनल फ्रॉडस्टर जो हैं, जो स्विंडलर हैं, नौसरबाज हैं, जालसाज हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के जरिए वो क्यों एडवर्टाइज कराते हैं? अच्छे एडवर्टाइजर क्या मर गए पाकिस्तान के अंदर? बहुत सारी अच्छी एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं जो लॉ अबाइडिंग है, जो प्रॉपर टैक्स गवर्नमेंट को देती है। ये अंदर से मिले होते हैं, इनके जो क्लाइंट है, क्लाइंट के साथ भी इंडिविजुअल के साथ मिले होते हैं, कंपनियों के साथ भी इंडिविजुअल के साथ मिले होते हैं, ये उनको खुश रखते हैं। लेकिन ये एक ही टाइम में क्लाइंट के साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं और कंपनी के साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं।
दोनों के से पैसे मार रहे हैं, डिस्काउंट वो मार रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न ये सही शो नहीं अच्छा, कर एक रहे। चीज तो आप अंदाजा लगाएं खैर साहब, क्या इसमें ये भी होता है कि आप क्लाइंट को चीट कर रहे हैं, देखिए कंपनी को cheat कर ऐसी रहे हैं। क्या एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए एक फॉरम मौजूद है, APNS ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी। उसका काम ये को एक्रेडिटेड करती है। अगर ऐसे फ्रॉडिये हैं तो इनको ब्लैकलिस्ट करना लेकिन चाहिए। क्या और फिर ऐसे PBA नहीं होता कि आप है, उसका FBR भी के- काम है, उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर PBA इस पे खामोश तमाशाई बनता है, APNS खामोश तमाशाई बनती है, तो कल को अगर कार्रवाई होती है, उनके नोटिस में ये चीजें नहीं है तो अब आ जाएगी, अगर अब आ कार्रवाई गई नहीं होगी, होती, मुझे तो बताएं। वो भी उसमें कनाइमस भी दी के अंदर आप- आएंगे, आप- वो आंतरिक जुर्म के मुर्तकब होंगे। बिल्कुल सही। तो क्या ये आप नहीं अगर- कह सकते जी हमें पता नहीं है। आप जिसको मर्जी ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, जिसको मर्जी एक्रेडिटेशन कर देते हैं, प्री क्वालिफाई कर देते हैं। अगर ये ऐसा फ्रॉडिया मार्केट के अंदर अगर कर रहा है काम, तो उसके ऊपर आपको कॉग्निजेंस लेना ये चाहिए। भी तो हो सकता है कि इदारों में ही लोगों को बैठकर साथ मिलाया गया हो और फिर ये सारी कंपनियां देखिए, हर इदारे के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोगों तो के अगर साथ नोटिस नहीं ज्यादा आता है। फिर यही मतलब तो है। काली भेड़ें हर जगह पे कहीं न कहीं बैठी हैं और उनकी कनाइमस के बगैर, उनकी मिली भगत के बगैर। क्यों बाबर मैं साहब, तो अगर- ये कह रहा हूं कि PB और APNS कहां सोए हुए हैं। अगर ये फ्रॉड हो रहा है, ये सारी चीजें जिस तरह हम बता रहे हैं, तो PBA और APNS की जिम्मेदारी है। वो जब कहते हैं हम प्राइवेट बॉडी हैं, तो आपके ऊपर कानून तो लगता है ना। लॉ ऑफ द लैंड। अगर नोटिस नहीं लिया जाता, इस शख्स को नहीं रोका जाता। PBA तो खुद इसके साथ मिली हुई है। तो एक PBA ऐसे ने और इसका एडवर्टाइजर बराबर की सर किया हुआ पाकिस्तान है के अंदर एक एडवर्टाइजर है और कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं है अगर जो नोटिस अच्छी नहीं लिया साख जाता, वाली इसका है। मतलब है इदारे में लोग मिले हुए हैं इनके साथ, ऐसे लोगों के साथ इदारों में बैठे लोग कहीं ना कहीं को मिले होंगे और वही बताते हैं उनको भी कमीशन जाता होगा होगा। मिली हुई है, या तो PBA इनको ब्लैकलिस्ट हम कर ऐसे दे। नहीं कह देखिए, सकते। PBA देखिए, जो है वो PBA ने क्या बदमाशी कर मिलना, रही ये है। नहीं- अभी भी हुकूमत के साथ वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। सरकारी इश्तेहारात उन्होंने की बंदिश करवाई हुई है। गवर्नमेंट अपनी कैंपेन तैयार है, लेकिन वो कैंपेन आ नहीं सकती क्योंकि PBA की मोनोपोली है और वो अपनी शर्तें और अपनी कंडीशंस पे ये सारे सरकारी इश्तेहारात लेना चाह रही है। लेकिन आप हुकूमत, मेरा ख्याल है PB और APNS की बजाय वो डायरेक्ट डॉगर साहब हुकूमत को PBA और APNS की बजाय डायरेक्ट इश्तेहार दे चैनल को और अखबारात को, तो खुद ही इनकी मौत अपनी मर जाएंगे। मतलब ये है कि आप जो अखबार है, जो चैनल है, उसको हुकूमत डायरेक्ट इश्तेहार देगी तो ये बीच में इनका पंगा, क्योंकि इलीगल है। APNS का कोई इख्तियार नहीं है कि वो पेमेंट ले आगे अपना रखे, दे आगे हिस्से बांटे। PID से डायरेक्ट पेमेंट उस अखबार को जाती है, ये एक कानूनी तरीका है। इस तरीके से कोई चैनल है, उसको वो ऐड देती है गवर्नमेंट, तो डायरेक्ट उसको पेमेंट जाएगी, तो ये दोनों इदारे खुद ही डिस्फंक्शनल हो जाएंगे। मामला ये है कि इन्होंने भी 1.5 दिन की मस्जिद बनाई हुई है और ये अच्छा, खान साहब ये ब्लैकमेल बताएं। करने के लिए फॉरम दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या अगर ये फॉरम और मुसाबती कमीशन कहाँ है, मुसाबती कमीशन जो है वो क्या कार्टलाइजेशन जो है ये उनको नजर नहीं आ रही। कितने आपके चैनल हैं, अगर PBA उनको मेंबर नहीं बना रहा तो ये सारा, तो ये उसकी खिलाफ वर्जी है, उसके ऊपर एक्शन होगा। इस तरह APNS जो है, जाल साजियां आप देखिए APNS की कि जनाब वो एक अखबार अपना जो है अपनी बारी जंग जहां पे जितने शहरों से निकलता है उतने मेंबर बना लिया। एक्सप्रेस जो है जितने शहरों से निकलता है उसकी बजाय एक मेंबर बना दिया। अच्छा, इस तरह डाल ने ये काम किया। करल साहब। तो मोनोपोली जो कमीशन है, जो मुसाबती इन चीजों कमीशन को है, देखना चाहिए। उसका कोई- काम ये है कि क्रिमिनल एक्टिविटी कार्टलाइजेशन है, बहुत शुक्रिया। आपका काम है इसके ऊपर एक्शन लेना। असद खरल साहब, आप लोगों को साहब दोनों का बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं कि हमने ये खबर ब्रेक कर दी है, सबूतों के साथ आपके सामने सारा केस लेकर आए हैं। अब इदारों का काम है कि इस चीज़ पर नोटिस लिया जाए और फिर सजा दी जाए। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।